नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी की ओर से मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे विषय पर यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं जो किसी भी व्यक्ति के लिए, खास करके युवाओं के लिए एक स्वप्न सा होता है। और यह स्वप्न ऐसा होता है कि वह जब अपनी पढ़ाई शुरू करता है अपने बचपन या बालकाल से, तो कभी सपना देखता है कि मुझे विदेश में पढ़ने जाना है। सचमुच एक परिकल्पना होती है, एक कल्पना होती है, और इस कल्पना की जब उड़ान भरता है और तो लगता है कि यह क्या सचमुच सपना था जो आज साकार हो रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कई बच्चों के, कई युवाओं के ऐसे सपनों को साकार करने का प्रण लिया और आज यह सपना साकार होने जा रहा है। झारखंड में मराम गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना, सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जो झारखंड के जनजातीय बच्चों को, खास करके युवाओं को विदेशों में ऊंची पढ़ाई करने के लिए, अच्छी पढ़ाई करने के अवसर प्रदान करता है। और इस साल आपने देखा होगा मीडिया में कि इस साल 6 ऐसे युवक युवतियों का चयन हुआ है जो इंग्लैंड और आयरलैंड के विश्वविद्यालयों में, नामी विश्वविद्यालयों में जाएंगे और अपनी पढ़ाई करेंगे। और आज हम उन्हीं बच्चों के साथ बैठे हैं, उनका मैं स्वागत करूंगा, उनसे बातचीत भी करूंगा। लेकिन थोड़ी बातें और संदर्भ में ये कि आज अगर हम मरांग गोमके के नाम लेते हैं तो मरांग गोमके क्यों? जयपाल सिंह मुंडा के बारे में बताया गया कि आज से 100 साल पहले लगभग उन्होंने भी विदेश से पढ़ाई की, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ये कहते हैं ना, एक शतक पूरा होने जा रहा है और उनकी याद में इस तरह की योजना शुरू करना झारखंड के सबसे बड़े आंदोलनकारी, हम उनकी अगर उन श्रृंखलाओं में नाम लें तो मरांग गोमके, जयपाल सिंह मुंडा, सोबरन मांझी और रामदयाल मुंडा, 3 ऐसे नाम हैं जिनके नाम से योजनाएं अलग अलग भले चल रही हों। आज डॉक्टर रामदयाल मुंडा को कौन नहीं जानता। उन्हें विदेशों में पढ़ाई की, झारखंड आंदोलन के अगुआ रहे, प्रणेता रहे, युवाओं को उन्होंने नेतृत्व दिया। और सोबरन मांझी जिन्होंने झारखंड आंदोलन की एक तरह से बुनियाद रखी, उनके सुपुत्र श्री शिबू सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ही नहीं, सांसद हैं और झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े अगुआ नेताओं में आज हमारे सामने विद्यमान है। तो हमें ये गर्व का विषय है कि ऐसे महापुरुषों के साथ झारखंड की माटी रची बसी है। और सबसे और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब पुराने सपनों को, पुरानी उम्मीदों को हम साकार करने के अवसर आता है, जब अपनी सरकार होती है। और सरकार जब ये सपनों को साकार करती है तो न सिर्फ नागरिकों की बल्कि यहाँ के रहने वाले हर ऐसे लोगों की जिनकी उम्मीदें अलग राज्य से बंधी थी। आज झारखंड के 6 युवा युवती विदेश में पढ़ेंगे और सरकार उन्हें स्कॉलरशिप देगी, उनकी पढ़ाई पूरी कराएगी। यह सचमुच उन बच्चों के लिए ही नहीं, उनके माँ पिता के लिए ही नहीं, ये पूरे झारखंड के लिए गर्व की बात है। अब यह सिलसिला प्रारंभ हो चुका है और ये अनवरत चलेगा। हर साल कम से कम 10 अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्रा विदेश जाएंगे पढ़ने, अच्छी पढ़ाई करेंगे और झारखंड का नाम ही नहीं रोशन करेंगे बल्कि झारखंड को अपने विचारों से, अपनी शिक्षा से, अपने जो उनके पास प्राप्त होगा शिक्षा के बाद, उसे समृद्ध करेंगे इससे। और मुझे लगता है कि झारखंड को आगे ले जाने में इनकी बड़ी भूमिका होगी। आइए मैं स्वागत करता हूं अपनी स्टूडियो में 2 ऐसे होनहार नौजवान साथियों का। एक दिनेश भगत जी हैं जो हमारे सबसे बाईं ओर बैठे हैं। दिनेश जी, आपका स्वागत है। सिसई खरवा टोली के रहने वाले हैं। और हमारे ठीक बगल में बैठी हैं अंजना प्रतिमा डुमडुम, ये रायकेरा बांसटोली बसिया के रहने वाली हैं। इनके अलावे 6 और बच्चों का नाम मैं बताऊंगा आपको। हरकुला सिंह मुंडा, अजितेश मुर्मू, आकांक्षा मेरी, दिनेश भगत तो हैं हमारे सामने, और प्रिया मुर्मू। ये 6 ऐसे नौजवान साथी हैं जिनको झारखंड सरकार ने इस वर्ष विदेश पढ़ाई करने के लिए अवसर दिया है। और ये जाएंगे बच्चे और पढ़ाई पूरी करके झारखंड का नाम रोशन करेंगे, जैसे हमने चर्चा की। तो आइए अब बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं इनके साथ।
और इन्हीं से जानते हैं कि कैसे इस मुकाम तक आए हैं। आज ये यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, कल के बाद ये विदेशों में होंगे, है ना, अपने विश्वविद्यालय में होंगे, वहाँ पढ़ाई के लिए अपनी जो इन्होंने लक्ष्य तय किया है वो प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले बातचीत मैं अंजना से प्रारंभ करता हूँ। अंजना, आपका स्वागत है ना। हमारे इस कार्यक्रम को ऐसे नौजवान दर्शक भी देख रहे हैं जो आने वाले दिनों में आप सबों को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले बताइए कि आप कहाँ से आई हैं, आपका कौन सा गांव है। मैंने तो बता दिया, लेकिन थोड़ा उसको विस्तार से बताइए। आपकी स्कूलिंग कहाँ हुई, आपने स्कूल की पढ़ाई और कॉलेज की पढ़ाई कहाँ पूरी की, और फिर कैसे आप यहाँ तक पहुँची। मेरा नाम अंजना प्रतिमा डुंगडुंग है। मैं बसिया ब्लॉक के रायकेरा बांसटोली गांव से हूँ। मेरी स्कूलिंग हुई है डॉन बॉस्को स्कूल गुमला से। 1 से लेकर 10 तक मैं वहीं पढ़ी थी। फिर 11th-12th मैंने किया था उर्सलाइन इंटर कॉलेज रांची से। फिर मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया सेंट ज़ेवियर कॉलेज रांची से। बहुत बढ़िया। आपने अंजना जब आप पढ़ाई कर रही थी तो क्या आप कभी सोची थी कि मुझे विदेश पढ़ने जाना है, या ये सब कुछ अकस्मात होता चला गया। सोचा तो था, लेकिन फंड्स नहीं थे कि हम जा पाए वहाँ। पेरेंट्स लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पाते हम लोग को भेजने के लिए। जी जी। तो मतलब वो सपना ही था। लेकिन जैसे सरकार ने जब ये प्रोजेक्ट, एक पायलट प्रोजेक्ट के बारे में बताया जी तो फिर मैंने सोचा कि मैं भी अप्लाई करके देखती हूँ। जी जी। एंड फिर उसके बाद जब ऐसा मतलब फिर नोटिफिकेशन आया कि अब एप्लीकेशन मतलब स्टार्ट हो गया है, देन हमने फिल किया। एंड उसके बाद कुछ महीने के बाद कॉल आया था कि आप सेलेक्टेड हो गए हो, आप आइए और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में मतलब समथिंग कुछ काम बाकी थे तो उनको करने के लिए हमें फिर बुलाया गया था। चलिए, ये मैंने एकदम बिल्कुल प्रारंभ से आपने प्रक्रिया में भाग लिया, उसके बाद सिलेक्शन होकर आप यहाँ तक पहुँची। दिनेश जी, आप दिनेश भगत जी खरवा टोली के रहने वाले हैं जी। आपकी स्कूलिंग भी मुझे लगता है एकदम रांची में ही हुई है ना। आप जी बताइए, आप अपने बारे में पहले हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, बिल्कुल। मेरी पढ़ाई लिखाई जो हुई है वो यहीं से हुई है, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, वहाँ से मेरा पढ़ाई हुआ। उसके बाद में मैं सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज चला गया, वहाँ पे जियोलॉजी से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। अच्छा, तो आपकी स्कूलिंग शुरू से ही रांची में रही, या फिर इसके पहले गांव के स्कूल में भी आप पढ़े कभी? नहीं, देखिए, जैसे कि मैंने अपने बायो में भी लिखा हुआ है जी। अच्छा, जो हम लोग का फैमिली है वो फार्मिंग फैमिली है। अच्छा, फार्मर्स फैमिली से बिलोंग करते हैं। किसानी करते थे हम लोग। दादाजी अभी भी किसान ही थे, अभी कुछ दिन पहले वो एक्सपायर किए। और फिर उसके बाद जब तक पापा फ़ौज में नहीं गए थे, अच्छा, फिर पापा मेरे फ़ौज में थे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। तो पापा फ़ौज में चले गए। उसके बाद हम गांव में ही पढ़ते थे, गांव में ही पढ़ते थे। 5-6 तक वहाँ 5 तक वहाँ पढ़ने के बाद में हम यहाँ पे आ गए। तो बचपन में सिसई में पढ़ाई करने के बाद में हम यहाँ आ गए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। एंड फिर बाकी का पढ़ाई मेरा रांची में ही रहा। फिर उसके बाद अभी तक हम। अच्छा दिनेश जी, जो दर्शक हैं नौजवान भी हैं, मैंने अब चर्चा की जैसे बात कर रहा था, तो वो जानना चाहेंगे कि हर व्यक्ति जो पढ़ाई करना चाहता है, हर अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, विदेशों में जाना चाहता है, तो ये सपना आपने कब देखा था कि मैं जाके अगर मौका मिले तो मैं विदेश जाऊँ? मान लीजिए हमारा पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि अफोर्ड कर सके, लेकिन ये सपना तो रहता ही है आदमी के, हर आदमी चाहता है कि मैं बेहतर करूँ। तो आपने ये सपना कब देखा था, स्कूल लाइफ में या कॉलेज लाइफ में? नहीं, ये मेरा सपना स्टार्ट हुआ कॉलेज लाइफ में। जब मैं यहाँ सेंट ज़ेवियर्स में था, मेरा सब्जेक्ट था जियोलॉजी। एंड जियोलॉजी जो है बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा बाहर में भी है। तो जब मैंने इसके बारे में सर्च करना स्टार्ट किया तो पता चला कि बाहर में आप जाके पढ़ सकते हो, एंड फिर उसके बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। तो मेरा सपना वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं सोचने लगा कि मैं भी बाहर जाऊँ और विदेश में पढ़ाई करूँ। और तब से लेके अब तक मैं बस प्रयासरत ही था कि मैं जाऊँ बाहर और ऐसे पढ़ाई करूँ। बहुत बढ़िया। अब जो सबसे इस पूरे प्रसंग में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सरकार का जो निर्णय है, फैसला, इनके बारे में, इस फैसले के बारे में, और जिसका लाभ इन बच्चों को मिलने जा रहा है, इस पर थोड़ी प्रतिक्रिया, फिर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं इन दोनों अपने नौजवान साथियों से जानना चाहूँगा कि हेमंत सोरेन सरकार ने जो फैसला लिया है
और इस फैसले को क्रियान्वित भी कर दिया, और अब क्या है कि आप लोग अब विदेश की यात्रा पर निकल जाएंगे, विदेश पढ़ाई करने के लिए। आप लोग को जब पहली सूचना मिली कि आपका सिलेक्शन हो गया है और सिलेक्शन होने के बाद आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, तो आप कैसा महसूस किया? जना पहले आप बताएंगे, फिर दिनेश जी बताएंगे। मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई जब मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है ये स्कॉलरशिप में, तो वो लोग भी बहुत खुश थे। और फिर मतलब पेरेंट्स के पास रिलेटिव्स लोग के कॉल आने शुरू हुए, कॉल बंद ही नहीं होते थे, हर समय सब बधाई, आपकी बेटी जा रही है, हमारे फैमिली से पहली है, इसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। ये सब कुछ सरकार के ये स्कीम के कारण ही हुआ। अब ये श्रृंखला शुरू हो गई है, आने वाले वर्षों में भी कई साथी आपके पीछे से, क्योंकि 10 की सूचना भी है कि सरकार ने कहा है कि 10 अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को भेजा जाएगा। फिर मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि जो दूसरे वर्ग के भी हैं वो भी जाएंगे। तो अब तो कहते हैं ना कि जो उम्मीदें बढ़ी हैं, है ना, जो सपना लोग देख सकते हैं, उस सपनों को साकार करने का वक्त अब धीरे धीरे आया है। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? संदेश संदर्भ ये है कि उनको क्या करना चाहिए अपनी पढ़ाई के लिए, और जो फॉर्म भरने वगैरह की प्रक्रिया है वो तो दिनेश जी से मैं बात करूँगा, लेकिन आप अपने नौजवान साथियों को जो इसकी तैयारी में लग चुके हैं कल से ही, आज से, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप मन लगा के पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर भी यूनिवर्सिटीज़ में अबव 60-70% मांगा जाता है। प्लस आप अगर वहाँ पर पढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब कि आप वहाँ क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपको क्या इंस्पायर किया, और मतलब आपने वो सब्जेक्ट क्यों चुना, ये सब एक ऐसे टाइप का होता है, तो उसे लिखना पड़ता है। प्लस वो मतलब सिलेक्शन का एक प्रक्रिया होता है। जी, आपका जो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था पॉलिटिकल साइंस, तो उसके बाद आप इंटरनेशनल अफेयर पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपने क्या सोचा कि हम इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ के मैंने इसकी क्या भविष्य में क्या संभावनाएं हैं इसकी, मैंने आप क्या कर सकती हैं, क्या कहाँ आप जा सकती हैं? इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ के मतलब इसके भी बहुत सारा स्कोप है, जैसे हम NGO में काम कर सकते हैं, या फिर सिविल सर्विस, या रिसर्चर बन सकते हैं, पॉलिटिकल रिसर्चर या एनालिस्ट, जी। एंड मतलब किसी के कंसल्टेंट भी बन सकते हैं। अब एक सवाल इसी से निकलता है, आपने 3 बातें कही, क्या आपने सोचा कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के लिए भी तैयारी करूं या उसकी परीक्षा दूं? मैंने दोनों का मतलब स्टेट का भी सोचा है एंड सेंटर का भी। जी। तो उसके लिए मैं मतलब पढ़ाई कर रही थी, फिर जी। बाद में फिर सेमेस्टर्स एग्ज़ाम आ गए तो उसको होल्ड पे रखा था। जी, अच्छा। फिर उसके बाद फिर ये प्रोसेस शुरू हुआ, तो फिर अभी मतलब फिर से वापस मैं पढ़ाई की ओर नहीं जा पाई हूँ। दिनेश जी, ये जो चयन प्रक्रिया है, जैसे आप लोग जिस प्रक्रिया से चयनित होकर आए हैं यहाँ तक, इसके बारे में हमारे जितने नौजवान साथी हैं वो जानना चाहेंगे कि उनको अगले साल अप्लाई करना होगा, तो कौन सी पद्धति है, कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत वो आवेदन करें और उनका सिलेक्शन हो जाए, तो जो एकदम बिल्कुल सहज ढंग से हमारे साथी समझ सके, आप बताएं कृपया। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये पूरा कंप्लीट 2 स्टेज में होता है। जो पहला स्टेज है उसके लिए आपको कल्याण विभाग का जब भी ये नोटिफिकेशन निकले कि वहाँ से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं नेक्स्ट ईयर का, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है, और उसमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जैसे आपका जाति, आवासीय, इनकम एंड ITR वगैरह, वो सब कुछ तैयार रखना है। एंड वो सब डॉक्यूमेंट्स के साथ में आपको एक एप्लीकेशन कल्याण विभाग में डाल देना है, और फिर उसके बाद कल्याण विभाग का सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है। जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनको बुलाया जाता है। दो इंटरव्यूज़ होते हैं, दो स्टेजेस में इंटरव्यूज़ होते हैं। पहला स्टेज में होता है कि आपको पहला स्टेज में लाइक 3 से 4 प्रोफेसर्स होते हैं एक सब्जेक्ट के, वो आपसे प्रेजेंटेशन के बाद में आपको क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं, वो आपको सेलेक्ट करते हैं। एंड उसके बाद में जो सेकंड स्टेज होता है वहाँ पे आपको फिर से अपना वो इंटरव्यूज़ वगैरह देना पड़ता है, और उसके बाद में वो प्रोसेस रुकता है वहाँ पे। जो इसका दूसरा स्टेज है वो स्टार्ट होता है जब आप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करते हो। तो उस स्टेज में आपको सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करना है। अभी जैसे कि आपको
आप एडवर्टाइजमेंट में देखोगे तो आपको पता चलेगा। हमारे टाइम पे वहाँ पे 15 यूनिवर्सिटीज़ थी। आप यूके और आयरलैंड के सारे यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई नहीं कर सकते हो। 15 यूनिवर्सिटीज़ थी सिलेक्टेड टॉप मोस्ट। तो उन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको सबसे पहले तो अपना कोर्स ढूंढना है कि आप क्या करना चाहते हो, एंड देन उन कोर्सेज़ के लिए आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशंस लिखना है। डिफरेंट कॉलेजेस का डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेसेस होता है, एप्लीकेशन प्रोसेस होता है। तो उन सब के एप्लीकेशंस आपको फिल करने होते हैं, सारे ऑनलाइन होते हैं। एंड फिर उसके बाद आपको किसी किसी यूनिवर्सिटीज़ में बस एप्लीकेशन के साथ में एक ऐसे से काम चल जाता है, या फिर किसी में आपको इंटरव्यूज़ भी देने पड़ते हैं, जैसे इंपीरियल कॉलेज और ऑक्सफोर्ड, ये लोग इंटरव्यू भी आपसे लेते हैं ऐसे लेने के बाद भी। एंड उसके बाद आपको हाँ, ये सेकेंड स्टेज होता है। इस सेकेंड स्टेज को कंप्लीट करने के बाद में आप अगर आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफ़र लेटर आ गया, अगर यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करती है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हो, फिर आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हो। यही पूरा कंप्लीट प्रोसेस है जो कि 2 स्टेजेस में कंप्लीट होता है। मुझे लगता है कि दिनेश जी ने ये पूरा प्रोसेस एकदम बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बताया है, और जो साथी हमारे खास करके नौजवान साथी जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको आवेदन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप पूरी पद्धति को जान गए, आप तैयारी कीजिए, अच्छी पढ़ाई कीजिए और सपने देखिए। अगर दिन में सपने देखते हैं तो वो हकीकत में बदलते हैं, जो इन्होंने करके दिखाया है। और इसकी सबसे जो पृष्ठभूमि है, सबसे बड़ी भूमिका सरकार की है, हेमंत सोरेन सरकार की। इन्होंने इन नौजवान साथियों के सपने को साकार किया है, उस पर रंग भरा है। और ये नौजवान साथी जब अपनी पढ़ाई पूरी करेंगे उसके बाद क्या करेंगे ये जानना सबसे महत्वपूर्ण है। अब हम इनसे सवाल करते हैं कि अंजना, आप पढ़ाई पूरी करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाई पूरी की, तो क्या आप विदेशों में रहना चाहेंगे या फिर झारखंड की माटी आपको खींच के लाएगी? सर डेफिनेटली झारखंड की माटी खींच के लाएगी, क्योंकि मैं पढ़ने के बाद फिर वापस आना यहाँ चाहूँगी। फिर उसके बाद मैं NGOs या सिविल सर्विसेज में अप्लाई करूँगी, या मतलब सर जो भी मतलब मेरे लिए मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ आए मैं वो खुल के उसको लेना चाहूँगी। झारखंड की सेवा आपकी प्रायोरिटी रहेगी? हाँ जी। नहीं तो कई बार होता है कि विदेशों में जाने के बाद नौजवान साथी जो हैं हमारे बच्चे, वहाँ की चकाचौंध से अच्छी पढ़ाई, अच्छा वातावरण, अच्छा क्लाइमेट, फिर लगता है कि चलो कहाँ गांव बसिया में जाएं या सीसे जाएं, है कि नहीं, चलो यहीं बस जाते हैं। ऐसी कोई कल्पना तो नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके सपनों के साथ झारखंड का ही सपना आपसे जुड़ा हुआ है। हाँ, ऐसी तो कोई मतलब कल्पना नहीं है कि मैं वहीं सेटल हो जाऊँ, मैं वापस तो ज़रूर आऊँगी। जी, आप दिनेश जी आप बताएं, आपका विषय क्या है? आप जो MSc करेंगे? मेरा जो सब्जेक्ट है वो है क्लाइमेट चेंज डेवलपमेंट एंड पॉलिसीज। ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, मुझे लगता है कि अभी ग्लोबल लेवल पर ये सबसे हाँ बिल्कुल। आप अगर झारखंड के लेवल पे भी देखें तो झारखंड में भी आज हम लोग देखते हैं बहुत जल्दी क्लाइमेट चेंज। जी। ये अभी सितंबर का महीना चल रहा है एंड हम लोग बहुत ज़्यादा रेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कि ये बहुत अनकॉमन है। ये हम तो यहाँ सालों से हैं, यहाँ पे हमने ऐसा नहीं देखा। तो ये धान की फसल के लिए बहुत लाभकारी नहीं रहा। तो हम लोग का खुद जो खेत है नदी के किनारे होता है, वहाँ पे हम लोग इस समय में फसल उगाते थे, सब्जियाँ उगाते थे। इस बार नहीं उगा पा रहे हैं क्योंकि वो खेत सूख ही नहीं रहा। खेत सूख नहीं रहा, तो ये सब इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज का। ठीक है, झारखंड में भी इसका बहुत बृहद रूप से हम लोग इफेक्ट देख रहे हैं। स्पेशली जब हम लोग जाते हैं जो माइनिंग एरियाज़ है जहाँ पे माइनिंग होता है, जैसे कि हम आपको बताया कि मेरा जियोलॉजी से रिलेटेड था मेरा ग्रेजुएशन, तो मैंने माइंस की भी पढ़ाई की हुई है। एंड उन सब एरियाज़ में पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा है, एंड जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी बहुत ही हाईली इफ़ेक्टिव है वहाँ पे। तो वहाँ से ये क्लाइमेट चेंज एंड पॉलिसीज़ पढ़ने के बाद में मैं चाहूँगा कि मैं यहाँ पे आऊँ, झारखंड गवर्नमेंट के साथ में क्लोजली काम करूँ। एंड मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ऐसी पॉलिसीज़ हम लोग बनाए जिसके थ्रू हम लोग ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसके इफ़ेक्ट्स को कम कर पाएँ, और जो भी पॉल्यूशन लेवल अभी है उसको कम करने में मदद कर सके वो पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ हम लोग बनाएं। और झारखंड गवर्नमेंट के अलावा जो भी NGOs हैं जो यहाँ पे क्लोजली काम कर रही हैं,
उनके साथ में भी मैं काम करना चाहूँगा। एंड ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि झारखंड के लिए और यहाँ के क्लाइमेट के लिए मैं अगर कुछ कर पाऊँ तो वहाँ से लौटने के बाद। बहुत बढ़िया। मुझे लगता है कि जो हमारे दोनों नौजवान साथी हैं, दोनों का सपना ठीक है कि विदेशों में रह के पढ़ाई करेंगे, अपॉर्चुनिटी बढ़िया है, वहाँ पे अच्छी पढ़ाई करेंगे, समृद्ध पढ़ाई होगी, लेकिन सेवा करनी है झारखंड की माटी की, झारखंड के लोगों की। जैसा दिनेश जी ने बताया कि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा विषय है पूरे विश्व के लिए, खास करके झारखंड के संदर्भ में इन्होंने चर्चा की है। तो ये गंभीर विषय है कि सितंबर का महीना चल रहा है और बारिश जिस ढंग से हो रही है, कहते हैं कि अब आश्विन का महीना आ चुका है। हम लोग अगर हिंदी संबंध से देखें तो आश्विन महीना में इतनी बारिश नहीं होती है जितनी बारिश हो रही है। तो यह धान की फसलों के लिए बहुत अधिक फायदेमंद है। हम सभी लोग किसान घर से आते हैं, सब लोग जानते हैं खेती बाड़ी में। तो एक तो ये है, अंजना जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर पढ़ाई पूरी करेंगी और IAS की भी तैयारी करने की योजना है इनकी। IAS हो या PCS हो, झारखंड लोक सेवा आयोग, लेकिन जैसे भी हो सेवा करनी है झारखंड की। ये दोनों का ये जो बातें हैं, सच में हम नौजवान साथी जो हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको प्रेरित करने वाली बातें हैं। और उन्हें भी भविष्य में अगर विदेशों में पढ़ाई करनी है, आप बेशक पढ़ाई करें, है ना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, ऊंची शिक्षा ग्रहण करें, लेकिन आपका उद्देश्य होना चाहिए कि हम फिर लौट कर झारखंड आए, यहाँ की माटी की सेवा करें, यहाँ के लोगों की सेवा करें, क्योंकि झारखंड को आप जैसे नौजवानों के बहुत आवश्यकता है। आप लोग ज़्यादा अच्छी पढ़ाई करके आएंगे तो यहाँ के लोगों की बेहतर और आप सेवा दे सकेंगे। यही मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात है। अच्छा, एक चीज़ और दिनेश जी, और आपने इसके पहले मरांग गोमके के बारे में इतना चर्चा सुनी थी, या डॉक्टर रामदयाल मुंडा के बारे में पढ़े ही होंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल। जो उन्होंने अपने पढ़ाई मैंने वहाँ पर जाके पढ़ाया भी हुआ। मरांग गोमके भी न सिर्फ अच्छे मैंने बल्कि स्कॉलर थे ही, विद्वान थे, वो अच्छे खिलाड़ी भी थे, तो पता ही होगा आप लोगों को, है ना। और आज हमारी जो झारखंड की लड़ाई है उसके सबसे बड़े अगुआ थे वो, सब जबरदस्त लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। तो वर्सटाइल जीनियस कहते हैं ना, बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे वो। तो मुझे लगता है कि झारखंड की माटी में यह गुण है कि एक व्यक्ति सिविल सर्विसेज भी कर लेता है, वह खिलाड़ी भी होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, है ना, ओलंपिक का भी जीताता है, भारत का गोल्ड मेडल दिलाता है, और झारखंड अलग के लिए, अपनी अस्मिता के लिए, अपनी संस्कृति और कहते हैं ना स्वायत्ता के लिए लड़ाई भी लड़ता है। तो ऐसे सब गुण एक व्यक्ति में जो दिखाई पड़ता है, तो इसलिए हम लोग को ऐसे शक्तियों से प्रेरणा तो लेनी चाहिए। और ये आप सब सौभाग्यशाली हैं हम सभी कि उनके नाम से ये योजना शुरू की गई है। और मुझे आप लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जो परिकल्पना है कि यह बहुत महत्वपूर्ण है युवाओं को प्रेरित करने के लिए, ऐसे शख्सियत के नाम से योजना शुरू की है, जो छात्रवृत्ति योजना। मुझे लगता है कि आज की बातचीत में हम दोनों साथियों के साथ उन सभी 4 और साथी जो हमारे इस स्टूडियो में नहीं आ पाए, उनको भी मैं अपनी ओर से शुभकामनाएँ व्यक्त करता हूँ। और आप सबों को भी कि आप लोग जाएँ, अच्छी पढ़ाई करें, ऊंची पढ़ाई करें, समृद्ध पढ़ाई करें, है ना, और आके फिर झारखंड की सेवा करें। आज के कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को।